तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद देम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी। आज है हमारा डे नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डे। सो आज के वीडियो में इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल 6 से 7 अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन इसमें निकाल के मैंने डाले हैं, चाहे वो तुम्हारे एमसीक्यूज हैं या केस स्टडी है या लॉन्ग क्वेश्चन है, सब कुछ आएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में पूरे के पूरे लेक्चर, पूरे के पूरे चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चन भी बताऊंगी, आंसर भी बताऊंगी। पर पहले वीडियो शुरू करने से, लेक्चर शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जाके क्या करना है तुम्हें पता है ना, प्रॉमिस करना है कि आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर, कि जब तक ये लेक्चर पूरा नहीं हो जाता तुम कहीं उठ के नहीं जाओगे, पूरा लेक्चर खत्म करके ही जाओगे, चाहे कोई कितना भी कुछ करता रहे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर को। पहला सवाल तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो पहला सवाल है हमारा एमसीक्यू का। ठीक है, तो मैंने सेट वाइज इसमें क्वेश्चन डाले हैं। अभी सेट 1 है, फिर सेट 1 के सारे क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के, फिर सेट 2 आएगा एंड देन आगे सो ऑन। ठीक है, तो सेट 1 का हमारा 20th क्वेश्चन है एमसीक्यू का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर का, जो बोलता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो मॉडिफाई करे जा सकते हैं बाय द मैनेजर्स व्हेन द सिचुएशन डिमांड। कहते हैं जैसे जैसे डिमांड करेगी सिचुएशन, वैसे वैसे इन प्रिंसिपल्स को ना मैनेजर अपने अकॉर्डिंग ढाल सकता है। जरूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल सेम तरीके से फॉलो करे जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर क्या फीचर हाईलाइट हो रहा है कि हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है ना, कि हम उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे हो रही है। अगर बात करी जाए जनरल गाइडलाइन, इसका क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना ये जनरल गाइडलाइंस है, मतलब ये स्पेसिफिकली नहीं बताएंगी, ये ऐसा नहीं बताएंगी कि भैया डेबिट साइड में ये 4 चीजें आनी चाहिए, क्रेडिट साइड में ये 4 चीजें आनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया कि तुम्हें ऐसा ही करना है तभी तुम्हारा टोटल ठीक आएगा, वरना तुम्हारा टोटल ठीक आ ही नहीं सकता। ये स्पेसिफिक है। पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे नहीं है, वो बहुत जनरल गाइडलाइंस है कि तुम्हें इन जनरल बता दिया कि थोड़ा सा प्यार से लोगों को डील करना है। अब प्यार से डील करने का मतलब तो सबका अलग अलग हो सकता है। इन जनरल बता दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क करना है। अब डिवीजन ऑफ वर्क अपने अपनी कंपनी में अपने अपने काम के हिसाब से होगा। तो जनरल गाइडलाइंस है ये प्रिंसिपल्स। फ्लेक्सिबल है कि आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो। तो मॉडिफाई वर्ड से ही देखो तुम्हें समझ आ रहा है कि फ्लेक्सिबल है। कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर की सिचुएशन जो आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं हमें उनको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, फ्यूचर कंटिंजेंट का क्या मतलब होता है, आप बनाते हो ना अकाउंट्स में कंटिंजेंसी फंड बनाते हो ना, कि बुरा वक्त आया तो फ्यूचर में कभी जरूरत आई तो ये पैसा यूज करेंगे। वैसे ही जो प्रिंसिपल्स है आप उनको फ्यूचर में जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। मेनली बिहेवियरल है ये, मेनली जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारी मैनेजमेंट के, हमारे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज करने के लिए बनाए गए हैं। अगर तुम्हारा बिहेवियर पॉजिटिव हो जाए, अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा हो जाए तो काम तो तुम वैसे ही कर लोगे अच्छे से। ठीक है, तो बिहेवियर को मेनली अफेक्ट करते हैं ये प्रिंसिपल्स, उनको ठीक करने की बात करते हैं ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगला एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, स्केलर चेन, इक्विटी, इनिशिएटिव, इनकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 31A है, मतलब इसके और में कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन होगा किसी ना किसी चैप्टर का। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको अपने जो मैंने एक 20 मिनट्स की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर है ना उसमें से जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है वो और में आते हैं या आते ही नहीं है, पर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल हैं वो जरूर आते हैं। तो वो जरूर करना, मैंने ये बताया था आपको उस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो है वो। ठीक है, आप देख सकते हो चैनल पे जाके। अब तुम आज के लेक्चर में देखना ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और तुम देखना कितने सेट में हेनरी फ्योल के आए हैं, कितने सेट में साइंटिफिक मैनेजमेंट के आए हैं, तुम यहाँ पे नोटिस करना। और फिर तुम देखना मैंने उस वीडियो में जाके जो सारे क्वेश्चन बताए हैं वही सारे इन पीपीटी इन्हीं प्रीवियस ईयर में आएंगे, वही तुम्हारे पेपर में आएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो को तुम नोट डाउन करके रख लेना, उस वीडियो में से सारे टॉपिक्स, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये और वाला क्वेश्चन है क्योंकि 31A है, इसके और में कोई दूसरा क्वेश्चन पक्का रहा होगा। ठीक है, 3 प्रिंसिपल हमें बोले गए। पहला बोला गया स्केलर चेन। स्केलर चेन का क्या मतलब होता है तुम सबको पता है कि हमें जो है कम्युनिकेशन की एक चेन बनानी है, उसी चेन के अकॉर्डिंग ही हमें अपना काम करना है।
एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बनानी है फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कभी भी मुंह उठाया किसी से भी जाके बात करने लग गए, नहीं। आपका एक सीनियर होगा, आपका एक जूनियर होगा, आप सिर्फ उसी से बात कर सकते हो, ठीक है। हमारी स्केलर चेन कुछ ऐसी बनती है, ठीक है, कि आप यहां से बात कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये मान लो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मेरा मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंस मैनेजर में ये बंदा इससे बात करेगा, ये इससे और फिर ये टॉप लेवल पे बात करेगा। ये बंदा सीधा जाके इससे बात नहीं कर सकता, ये बंदा सीधा जाके इससे बात नहीं कर सकता, ये गलत है। स्केलर चेन बोलती है कि तुम्हें जो है हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल्स तक ही जो है अपनी रखनी होगी बातचीत। आप जाके अनजान लोगों से कभी भी कहीं पे जाके बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने इसकी एक एक्सेप्शन क्या डाली थी, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक के एक्सेप्शन में क्या बोला था कि जब बहुत इमरजेंसी केस है तो एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से जाके बात कर सकता है, पर वो भी सेम रैंक का होना चाहिए। इमरजेंसी में भी ये जाके इससे बात नहीं कर सकता, ये जाके इससे बात नहीं कर सकता, इससे बात नहीं कर सकता। इमरजेंसी के केस में ये अपने ही लेवल के दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से बात कर सकता है विद रीजन कि ये इमरजेंसी थी इसलिए किया था। अगर इमरजेंसी नहीं है तो ये बंदा या तो इससे बात कर सकता है या इससे बात कर सकता है और किसी से बात नहीं कर सकता, ठीक है। ये स्केलर चेन ने बोला था। तो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक जाती है स्केलर चेन, ठीक है। लाइन ऑफ अथॉरिटी है, इसी चेन के अंदर जो है कम्युनिकेशन होती है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है। हर एक मैनेजर, हर एक सबॉर्डिनेट, हर किसी को ये चेन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करी जाती, अगर ये वॉयलेट हो जाती है तो तुम्हारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। इमरजेंसी के केस में एक शॉर्टर रूट जो होता है हमारा गैंग प्लैंक, उसको यूज कर सकते हो, जिसमें ये बंदा सेम लेवल के दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से बात कर सकता है, ठीक है। मेरी डायग्राम कुछ ऐसी बनती है भाई, मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी अच्छी नहीं बनती है। हैंड राइटिंग वगैरह चलो थोड़ी बहुत ठीक है, बट इसको थोड़ा इग्नोर ही करना। चलो तुम इक्विटी की बात करी जाए, इक्विटी का सिंपल मतलब है इक्वालिटी। अब तुम अकाउंट्स वाले बच्चे हो तो इसको शेयर होल्डर मत समझ लेना, इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी। इक्विटी से हमारा मतलब है कि भैया हर एक व्यक्ति के बीच में हमें इक्वालिटी रखनी है, चाहे कोई मेरा रिश्तेदार है चाहे कोई मेरा दुश्मन है, मुझे सबको सेम ट्रीटमेंट देना है। मैं नहीं बोल सकती तू मेरा रिश्तेदार है तो चला जा, तुझे छुट्टी है तू काम मत कर, बाकी सारे काम करो। मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों में आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, लोगों को इससे बुरा लगेगा, लोगों को लगेगा कि यार मैं कुछ भी कर लूं, इसने तो अपने रिश्तेदारों को ही प्रेफरेंस देनी है, तो लोग काम करना ही छोड़ देंगे। लोगों को लगेगा कि भाई हमारी तो कोई सुनता नहीं है, हमें तो इक्वली ट्रीट किया नहीं जाता, तो वो एफर्ट डालना ही छोड़ देंगे। सो यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। कोई भी एज, क्लास, जेंडर या फिर तुम्हारा कलर, ठीक है, किसी भी बेस पे तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, या कोई तुम्हारा रिश्तेदार है या कुछ भी है, ठीक है, किसी भी बेस पे तुम्हें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस। काइंड रहो, जस्टिस करो, ठीक है। इससे क्या होगा, लॉयल्टी आएगी, डिवोशन आएगी कि भाई हाँ, मतलब अगर तुम सबको इक्वली ट्रीट करोगे तो सबको लगेगा कि यार आज उसका प्रमोशन हुआ है कल मेरा भी हो सकता है, आज उसकी तारीफ हुई है कल मेरी भी हो सकती है, क्योंकि ये सबको पता है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसका बेटरमेंट होगा, ठीक है। तो लोग डिवोटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आप लोगों को ऑप्शन दो कि वो अपने आप से कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो अपने आप से कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। मतलब आप लोग स्कूल जाते हो, ठीक है, आपकी स्कूल की क्लास है, अब आप वहां पे रिस्ट्रिक्टेड होते हो, ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे इतना 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 करना है। वहां पे आपको ज्यादा ऑप्शन ही नहीं दिया जाता कुछ और करने का, ठीक है। अगर कुछ आपको ऑप्शन दिया जाए, जैसे जब भी कोई स्कूल में फंक्शन होता है तो टीचर्स बोलते हैं ना कि आप में से कौन कौन डांस में इंटरेस्टेड है हैंड रेस करो, कौन सिंगिंग में इंटरेस्टेड है हैंड रेस करो, कौन एनएसएस में, एनसीसी में जाना चाहता है ना, तुम जाओ। दैट इज इनिशिएटिव। वो बोला जाता है कि अगर तुम डांस में इंटरेस्टेड हो तुम आओ, तुम अपने तरीके से यहाँ पे आके काम करके हमें दिखाओ। दैट इज इनिशिएटिव, जो कि लॉट ऑफ टाइम्स नहीं मिलता है बच्चों को स्कूल में, ठीक है, इवन बिजनेस में और कंपनी में, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि तुम एम्प्लॉयज को ना बांध के मत रखो कि ये काम है ऐसे ऐसे करना है करके दे दे, ऐसा मत करो। एम्प्लॉयज को बताओ कि ये गोल है, ये गोल हमें 10 दिन में अचीव करना है, हमारे अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए, तुम बताओ क्या ये बेस्ट तरीका है, क्या कोई और तरीका हो सकता है, तुम ट्राई करो कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी कर सको, क्या बेस्ट तरीका होगा, क्या सबसे सस्ता मेथड होगा। एम्प्लॉय को बोलो कि तुम अपना दिमाग लगाओ,
अपने नए नए आइडियाज लेकर आओ और उस अकॉर्डिंग काम करो। इससे आपका एम्प्लॉय जो है वो बोर नहीं होगा, खुश होगा, सिर्फ पैसे का नहीं सोचेगा, कंपनी से प्यार भी करने लगेगा, अपनी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉय का दिमाग चलेगा, एम्प्लॉय कुछ नया सीखेगा, कुछ अच्छा करेगा, तो एम्प्लॉय खुश रहेगा एंड अच्छे नए आइडियाज आते रहेंगे, तो कंपनी में भी काम अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, पुराण खत्म होता है, अब तुम पढ़ लो। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, एम्प्लॉय को सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव स्टेट वर्कर शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स। जब मैं ये रीड कर रही हूँ ना, तो तुम मेरे साथ रीड करो। ऐसा नहीं कि मैं बोल के चली गई, ऐसा नहीं, लाइव क्लास की तरह ना मेरे साथ साथ रीड करो, ऊंची ऊंची बोलो, जितना मर्जी ऊंचा बोलो, मम्मी को पता चलना चाहिए भाई कि यूट्यूब पे हमें कुछ नहीं देख रहे, पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलो मेरे साथ रीड करो शुरू से, ऊंचा बोलना है, मम्मी पापा भाई सबको सुनना चाहिए, भाई बहन। ठीक है, इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप with self motivation. Principle of initiative states that workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements. A good company should have employee suggestion system. क्या होना चाहिए? Employee suggestion system, whereby the initiative suggestions which whereby initiative or suggestions which result in the substantial reduction in cost or time should be rewarded, but it doesn't mean going against the established practice of the company. तो बोला गया है कि आप encourage करो एम्प्लॉयज को कि वो सेल्फ मोटिवेशन से काम करें, और जो भी कोई ऐसा सजेशन होगा, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा टाइम और कॉस्ट बचेगा, उसको रिवॉर्ड करा जाएगा। ठीक है, अच्छा एमसीक्यू आ गया अगला मेरे पास, मैचिंग करनी है हमें, चलो मैचिंग करते हैं एमसीक्यूज में। तो हमारे पास 4 स्टडीज दिए रखी हैं जो कि हमारी ऑब्वियसली टेक्निक्स हैं, किसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर की, उनको मैच करना है। मेथड स्टडी में आपको सही मेथड ढूंढना है, बहुत सारे मेथड होंगे, उसमें से बेस्ट मेथड ढूंढना है। मोशन स्टडी में तुम्हें एक एक जो मूव है तुम्हारे एम्प्लॉयज की, एक एक मूव को जो है ट्रैक करना है, ताकि मिनिमम मोशन में ज्यादा काम हो सके, क्योंकि ज्यादा मोशन करोगे थक जाओगे। इससे अच्छा है एक एक मोशन को ट्रैक करो, जो यूजलेस मोशन है उसको हटा दो। टाइम स्टडी में टाइम का स्टडी करो कि कहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको रिमूव करो। फटीग स्टडी में कितने टाइम में एम्प्लॉय थक जाता है, कितने टाइम में उसको ब्रेक देनी चाहिए, ये स्टडी करो। ठीक है, स्टडी ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की स्टडी क्या होगी? मोशन स्टडी। तो बी का तो है 1, बी का 1 इन तीनों में है, तो ये हट गया। ठीक है, ये हट गया। इट डिटरमिन्स द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट, रेस्ट इंटरवल फटीग स्टडी है, सो डी का 2 सिर्फ इन दोनों में है, तो ये हट गया। ठीक है, अगला क्या आ रहा है? डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन, टाइम टेकन इसमें है, तो सी का 3, सी का 3 तो इन दोनों में ही है। अरे ये सेम सेम ऑप्शन हो गई, ये तो चलो सेम ही ऑप्शन है, बी और सी। ठीक है, दोनों में से वैसे होगा नहीं, ऑब्वियसली तुम्हारे पेपर में ऐसा नहीं होगा, बट मे बी चलो जो भी गलती है, ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर फाइनली है। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल के हैं उनको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल। मतलब देखो, या तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आया है, मैंने बोला था ये अकेला नहीं आता है, 99.9% नहीं आता है, या फिर उसके बदले में क्या दे दिया, सिंपल दे दिया, इंपॉर्टेंस बताओ भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंस तो तुम बता ही सकते हो यार, इंपॉर्टेंस तो तुम बता ही सकते हो, और हाँ इंपॉर्टेंस भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इस चैप्टर में से। तो क्या प्रिंसिपल बोले गए? डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हें एक गाड़ी बनानी है, अगर तुम्हें एक गाड़ी बनानी है, मेरे को तो ऐसी बनानी आती है, इससे अच्छी नहीं आती मुझे, तो तुम ऐसा मत करो कि एक टीम लगाई 10 लोगों की और उनको बोला कि तुम कार नंबर 1 बनाओ, दूसरी टीम लगाई 10 लोगों की, उनको बोला कि तुम कार नंबर 2 बनाओ। ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पहली टीम को बोलो तुम सिर्फ टायर बनाओ, दूसरी टीम को बोलो तुम सिर्फ इंजन बनाओ, तीसरी टीम को बोलो कि, और क्या होता है गाड़ी में, तुम सिर्फ गाड़ी की बॉडी बनाओ। ठीक है, ऐसे ही चौथी टीम को बोलो कि तुम सिर्फ एक पार्ट बनाओ गाड़ी का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, काम हर एक काम को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग लोगों के बीच में। इससे क्या होगा, जो टायर बनाने वाला बंदा है वो इतना इतना एफिशिएंट हो जाएगा टायर बनाने में, इतना पक्का हो जाएगा टायर बनाने में कि उससे अच्छे टायर कोई और बना ही नहीं पाएगा।
ठीक है। तो ऐसे ही जो इंजन बनाने वाला है वो अपने काम में बहुत पक्का हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन आएगी। क्या आएगी? स्पेशलाइजेशन। जब भी डिवीजन ऑफ वर्क आता है, एक वर्ड जो है जो तुम्हें लिख के आना है किसी भी हालत में, वो है स्पेशलाइजेशन, जो आएगी अगर डिवीजन ऑफ वर्क करोगे। बेसिकली तुम छोटे से काम को बार बार करते रहोगे, स्पेशलाइज हो जाओगे, इतने माहिर हो जाओगे, पक्के हो जाओगे, तुमसे अच्छा वो काम कोई और नहीं कर पाएगा। ठीक है, पढ़ो मेरे साथ, जल्दी से, ऊंचा पढ़ना है, ऊंचा बोलना है। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क सजेस्ट दैट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड more efficiently if it is divided into, very good, a trained specialist who is competent is required to perform each job, leading to specialization, ऊंची बोलना है, which result in the efficient and effective output। ठीक है, फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, मेरी गाड़ी को हटा दे, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, लिख लेना ये वर्ड अगर नहीं पता है तो, वैसे तो पता ही होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो पावर है वो ड्यूटी के बराबर रहनी चाहिए। अब तुम ये मत बोलना कि ड्राइंग तो गंदी है ही मैम, आपकी तो राइटिंग भी गंदी है, ऐसा मत बोलना यार, ठीक है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो पावर है, अबे यार, जो पावर है वो ड्यूटी के बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर पावर ज्यादा हुई ड्यूटी से तो क्या होगा? तो मिसयूज ऑफ पावर होगा। अगर ड्यूटी ज्यादा हुई पावर से तो क्या होगा? जो काम है तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पावर मिली नहीं है, ड्यूटी इतनी सारी दे दी, तो बिना पावर के काम पूरा नहीं हो सकता। अगर ड्यूटी कोई है नहीं और सिर्फ पावर है तो पावर का मिसयूज होगा, क्योंकि काम धंधा तो कोई करना नहीं है, बस घर पे राजा बन के बैठे हो, काम धंधा कोई करना नहीं है। राजा बेटा है जैसे, है ना, राजा बेटा क्या करता है? अपने मिसयूज करता है पावर को कि मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, ठीक है, तो राजा बेटा बन जाएगा, वो भी गलत है। ड्यूटी है, पावर नहीं है, तो उससे काम पूरा अच्छे से हो नहीं पाएगा। पर अगर पावर और ड्यूटी दोनों बराबर है, इफ दे गो हैंड इन हैंड, तो काम अच्छे से हो जाएगा, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ आएगा। सेम ही वर्ड लिखने हैं भाई, सेम ही वर्ड लिखने हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, गोल ओरिएंटेड, गोल पूरा होगा, है ना, सेम ही वर्ड लिखने हैं, कुछ अलग नहीं है। 4-5 अगर तुम वर्ड 10-15 अच्छे से याद कर लो ना, आधे से ज्यादा बिजनेस स्टडीज में सेम वर्ड चेप के आ सकते हो। ठीक है, पढ़ो अब मेरे साथ। This principle suggests that manager require authority commensurate with their responsibility. An organization should build safeguards against abuse of managerial power. At the same time, manager should have necessary authority to carry out the responsibility. ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या क्या है देखो, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। अबे यार ये कैसे लिखा है मेरी टीम ने, चलो कोई नहीं। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, कहते हैं कि ना, अगर मैंने कभी कोई काम नहीं करा तो मैं पहली बार वो काम करूंगी, गलती करूंगी, फिर उससे सीखूंगी, क्योंकि मैंने तो पहली बार किया है वो काम। लेकिन अगर मैं ये प्रिंसिपल्स को पढ़ के जाऊं और फिर वो काम करने जाऊं, तो मुझे पहले से ये प्रिंसिपल्स बता देंगे कि रियल वर्ल्ड में जाके ऐसा होता है। तो शायद मैं अभी भी गलतियां करूं, बट पहले से बेटर होगी, क्योंकि अब मुझे पहले से इन प्रिंसिपल्स ने बता दिया कि जब मैं काम करने जाऊंगी तो ये प्रॉब्लम होगा, इनको ऐसे सॉल्व करो। मतलब अब अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं पता तो मैं डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से नहीं करूंगी, पर क्योंकि मुझे ये प्रिंसिपल्स पता है तो मैं डिवीजन ऑफ वर्क और अच्छे से करूंगी। ठीक है, तो ये पहले ही मैनेजर्स को जो है इन यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी देता है, बाय इनेबलिंग द मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स क्विकली। ठीक है, दूसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट करें तो अगर अच्छे से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो, क्योंकि गलतियां कम होंगी, हमें प्रिंसिपल्स ने पहले ही बता दिया कि काम कैसे करना है, तो मैं हर एम्प्लॉय को सही से काम करने लगा दूंगी ठीक है ना, ठीक है, तो हमारा जो है काम अच्छे से होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे एंड इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मतलब कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा। सेट नंबर 4 का फिर से एमसीक्यू आया, स्टडी ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की कौन सी स्टडी होती है? मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं यार, तुम्हें आता है? अगर आता है तो बताओ जरा कमेंट सेक्शन में।
बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कौन सी है। मैं नहीं बताऊंगी, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, मेरे को तो आता नहीं है। तुम बताना जरा आंसर, ठीक है। टाइम स्टैम्प लगा के बताना ताकि मुझे पता चले कौन से एमसीक्यू का आंसर लिखा है। मैच द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन इन चार्ज स्टेटेड इन कॉलम नंबर 2 विद देयर नेम्स इन कॉलम नंबर 1। अच्छा मैचिंग करनी है, अरे भाई मैं भी क्या दिमाग लगा रही हूँ, मैचिंग करनी है, ठीक है। अलग अलग बॉस है, ये स्पीड का बॉस है, समझ ही आ रहा है। ये रिपेयर का बॉस है, ये इंस्पेक्टर है, पुलिस है, गलती करने पे रोकेगा। गैंग बॉस है जो ओवरऑल हर चीज का ध्यान रखेगा, ठीक है। पहले मैं ऑप्शंस देखती हूँ। अगर मैं देखूं तो जो मेरी ऑप्शन नंबर 2 है, जैसे अगर मैं इसको एनालाइज करूं, या मैं कोई भी एक ऑप्शन, अबे अच्छा कोई भी एक ऑप्शन देख ले। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है स्पीड बॉस, मुझे पता है ये स्पीड का ध्यान रखेगा, तो इन चारों में से जिस भी ऑप्शन में स्पीड बॉस होगा वो मेरा आंसर होगा। अगर तुम देखो ऑप्शन नंबर 1, इसकी चारों अलग अलग है, मतलब अगर मैं सिर्फ 1 को मैच कर दूं तो मुझे बाकी पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, समझ रहे हो। इसके चारों अलग अलग है, अगर एक कोई मैच कर दिया और कोई पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जल्दी आ जाओ, स्पीड किसमें लिखा है, किसमें लिखा है, क्वालिटी है, वर्किंग कंडीशन है, नहीं, टाइमली एंड एक्यूरेट कम, टाइम की बात है, अरे 1 का 4 है, अबे चलो डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ले बता, मुझे और कोई नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ रही और कोई, ठीक है। बट तुम्हें चलो मैं समझा देती हूँ, ठीक है। बट तुम्हें समझ आ गया कि ऐसे एमसीक्यू करने होते हैं ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। बट मैं तुम्हें अभी चलो बाकी के समझा देती हूँ। जो स्पीड बॉस है वो टाइम पे और सही तरीके से काम करने में, काम पूरा करने में मदद करता है, ठीक है। नाम से समझ आ रहा है कि भैया स्पीड है, तो स्पीड से क्या होगा, टाइम पे काम पूरा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। टू इंश्योर द वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, जो वर्किंग कंडीशन है वो ऑब्वियसली रिपेयर वाला बंदा ध्यान रखेगा कि हाँ भैया बिल्कुल जो है रिपेयर मेंटेनेंस हो, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। टू कीप द मशीन एंड टूल एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय द वर्कर्स, हर चीज को एकदम रेडी रखना है कि बिल्कुल रेडी होना चाहिए हर चीज टाइम पे। तो वो जो है हर चीज की जब बात हो रही है तो गैंग की बात हो गई, क्वालिटी की बात हो रही है तो वो इंस्पेक्टर देखेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। चलो एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आ गए, उसके बदले में जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आ गए, इनको हमें एक्सप्लेन करना है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, देखते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है मेरे पास साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें हमारे टेलर साहब ने क्या बोला था, टेलर साहब ने बोला था कि भैया देखो बहुत सालों से ना दुनिया कैसे चलती आ रही है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, बात खत्म। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती भैया, क्यों नहीं करती, मेरे को बताओ तो जरा, क्यों नहीं कर सकती लड़कियां ऐसा, क्यों लड़कियां वैसा नहीं कर सकती, क्यों लड़कियां अपनी मर्जी के कपड़े नहीं डाल सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं, क्यों भाई। कौन से, मतलब कौन सी बुक में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं है। सेम चीज बिजनेस में होती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, बिजनेस ऐसे ही चलता है, कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। तुम्हें अगर कहीं भी ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, वो गलत है। वो नहीं करना कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, वो काम तो मत करना, बाकी कुछ और कर लेना, वो मत करना, ऐसा इसने बोला है। तो ये कहता है ये मत करो, कि रूल ऑफ थंब मत करो, कि भैया इस चीज पे अंगूठा लगा हुआ है कि ऐसा ही होगा, वो मत करो। साइंटिफिक काम करो। साइंटिफिक काम का क्या मतलब है, तुम देखो कि ये जो काम करा गया है ये ऐसे करा गया है, क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है करने का। अच्छा इसके 4 और तरीके हो सकते हैं करने के, इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, किसमें सबसे कम कॉस्ट लगेगी, सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, इन चारों में से ये तरीका बेस्ट लग रहा है। तो मैंने साइंटिफिकली अलग अलग तरीके ढूंढे, उन तरीकों को एनालाइज किया, इफेक्टिवली एफिशिएंटली हर चीज देखी, गोल कैसे पूरा होगा वो देखा, स्पेशलाइजेशन आएगी कि नहीं वो सब देखा, और फिर साइंटिफिकली सोच समझ के एक चीज को डिसाइड किया कि ऐसे काम होगा, ये करना है, ये नहीं करना कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है तो ऐसा ही करो, वो नहीं करना, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड। अरे मैं अकेली क्यों पढ़ रही हूँ भाई, मेरा थोड़ी है पेपर, पेपर तो तुम्हारा है, तो मैं तो नहीं अकेले पढ़ूंगी, चुपचाप अब, अबे चुप रहोगे तो बोलोगे कैसे, ऊंची ऊंची बोल के मेरे साथ पढ़ो। क्या बोल रहे हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द efficiency which can be developed through work study and analysis. This best method should substitute rule of thumb throughout the organization. Scientific method involves unifying the best practices and developing a standard method to be followed throughout the organization. ठीक है, तो हमें क्या करना है, रूल ऑफ थंब को क्या करना है,
सब्स्टिट्यूट करना है। और कितने बेस्ट मेथड होंगे? सिर्फ वन बेस्ट मेथड होता है काम करने का, उसको ढूंढना है साइंटिफिक स्टडी करके। अच्छा, अगला मेरे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर बोला जाता है भैया कि जो तुम्हारे एम्प्लॉइज है ना, रोबोट नहीं है भैया वो, कि उसको बोल दिया ऐसे करके, या उसको जब जैसा दिल किया वैसा ट्रीट कर लिया, उसको कुछ बताया नहीं। रोबोट नहीं है वो। आजकल के तो रोबोट भी, एआई भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। तो तुम्हें अपने एम्प्लॉइज को भी ना ऐसे बेवकूफों की तरह ट्रीट नहीं करना। तुम्हें अपने एम्प्लॉइज को हर चीज सिखानी है। तुम्हें अपने एम्प्लॉइज को भी मौका देना है ताकि वो भी डेवलप हो सके। माना वो बेचारा गरीब है, माना उसके पास इतना पैसा नहीं है जितना तुम्हारे पास है, पर तुम उसको मौका तो दो, और सीखने का, और आगे बढ़ने का, और पैसा कमाने का मौका तो दो। क्योंकि अगर तुमने उसको डेवलप किया तो ठीक है, कोई एक आधा गद्दार बीच में से निकल सकता है, पर अगर सही तरीके से करोगे तो वो तुम्हारा लॉयल एम्प्लॉय बनेगा, और वो तुम्हें सारी उम्र ट्रस्ट के साथ ट्रीट करेगा, सर्व करेगा, तुम्हारा काम अच्छे से करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अच्छा करो, उनकी कैपेबिलिटीज को डेवलप करो, उनको नए कोर्सेज दो, ट्रेनिंग दो, ताकि वो सारे भी डेवलप होते रहे, कुछ नया सीखते रहे, और अच्छे से काम करते रहे। ठीक है, चलो अब तुम्हारा पेपर है भैया, तो तुम ही पढ़ दो जरा मेरे साथ, ऊंचे ऊंचे बोलो। It states that each person should be scientifically selected and assigned work to suit their physical, mental, and intellectual capabilities. To increase the efficiency of the workers, they should be trained to learn the best method developed through scientific study. Efficient employees would produce more and earn more. This will ensure the greatest efficiency and prosperity for both the company and the worker. देखो क्या बोला गया कि अगर अच्छे एम्प्लॉयज होंगे ना तो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। वो बेस्ट मेथड उनको बताओ, उनकी कैपेबिलिटीज को, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को, फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटीज को डेवलप करो, क्योंकि इससे ना सिर्फ एम्प्लॉय का बल्कि कंपनी के लिए भी बेहतर काम होगा। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क मैंने बता दिया ऑलरेडी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। तुम्हें अगर अच्छा लगे, अगर पढ़ना चाहो तो प्लीज दोबारा पढ़ लेना एक बार। ठीक है, जितनी बार ज्यादा पढ़ते रहोगे उतना रिवाइज होता रहेगा, याद होता रहेगा। ठीक है, सेंट्रलाइज की बात करते हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं। तो सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ना एक बंदा बैठा है सेंटर में, बाकी सारे उसके आसपास घूम रहे हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि कोई नहीं है सेंटर में, हर कोई अपना जहां दिल करे वहां घूम रहा है, किसी का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, ये सब लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, ये ही बताएगा क्या काम करना है, कैसे काम करना है। जब काम हो जाएगा तो ये इसी को दिखाएंगे। ये अकेला वहां पे राजा बन के बैठा है, इससे पूछे बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। पर अगर किसी दिन बेचारा यही हिल गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन हिल जाएगी, है ना। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में अच्छी बात क्या है कि सारा कंट्रोल एक ही बंदे के हाथ में है, तो कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। पर मोस्टली इसके नेगेटिव साइड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकेला बेचारा बोझ के तले दब जाएगा, क्योंकि हर बंदा इसी के पीछे पड़ा हुआ है, सर कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। और ये सारे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हमें तो कुछ करने ही नहीं देता, खुद ही अकेला बैठा है राजा बन के, हमें भी तो कुछ करने दे, राजा वाली तो हरकतें भी नहीं है तेरी, हमें तो करने दे कुछ। तो ये सारे बाहर वाले फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गई। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, हमने किसी को राजा नहीं बनाया, हमने सबको बोला सब अपने 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 आप काम करो। ठीक है, हमने तुम्हें काम बता दिया, तुम काम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही देखो। इससे अच्छा क्या होगा, ये जो बाहर वाले ये फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, जो अंदर वाला है ओवरलोड नहीं होगा, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा, हर कोई डेवलप होगा, हर कोई इनिशिएटिव लेगा, हर कोई नया काम करेगा। एवरीवन विल बी बेटर, एवरीवन विल बी हैप्पी। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा काम किसको दिया था, किसने गलती करी, किसने नहीं किया, किसने फ्रॉड किया, किसने धोखा किया, क्योंकि तुमने तो बांट दिया ना, तू कर ले तू कर ले तू कर ले, तुमने खुद तो जिम्मेदारी नहीं रखी, तुमने तो बांट दिया। तो प्रॉब्लम इसमें भी हो सकती है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि तुम ना तो इसको 100% अपनाओ और ना ही इसको 100% अपनाओ, तुम एक कॉम्बिनेशन ले आओ। तुम एक कॉम्बिनेशन ले आओ। तुम क्या करो, जो बाहर वाले हैं उन लोगों को बोलो कि यार ये छोटे मोटे काम है, रूटीन वर्क है, ऐसा काम है जिसमें ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा काम है जिसमें ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इन्वॉल्व नहीं है, वो काम तुम बोलो कि अपना खुद देखो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो सारे काम तुम ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं
कि वीडियो एडिट करने का काम है जैसे, अब वो भी अगर वीडियो भी मैं एडिट करूँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, वैसे तो मैं कर ही लेती हूँ वीडियो एडिट, ऐसी बात नहीं है, अच्छी एडिटिंग कर लेती हूँ मैं। बट अगर मैं अपना सारा टाइम वीडियो एडिटिंग में लगा दूँ, तो मैं वीडियो बनाने में, कंटेंट प्रिपेयर करने में, अच्छा पढ़ाने में उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। सो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि तुम ये छोटे छोटे काम करो। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूं भाई तू ही मेरे उस पे पढ़ा दे, मेरा कंटेंट तू ही प्रिपेयर करके दे दे, मेरी पीपीटी तू ही प्रिपेयर करके दे दे, अगर मैं खुद ही क्वेश्चन नहीं देखूं तो वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ जो रूटीन वाले काम है वो बाहर वालों को दे देते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट काम है, जिनसे रोजी रोटी चलती है, जिनमें ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, जिनमें पूरी कंपनी का फ्यूचर इन्वॉल्व है, वो अपने पास रखो, सेंट्रलाइज्ड रखो, उसकी पावर, उसकी डिसीजन मेकिंग सेंट्रल लेवल पे होगी बड़े इंपॉर्टेंट चीजों की, और रूटीन छोटी मोटी चीजों की डिसीजन मेकिंग की पावर तुम डिसेंट्रलाइज कर दो। इसको क्या बोला गया, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। ना तो पूरा ये ना तो पूरा ये, अ मिक्स ऑफ बोथ तुम कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ो मेरे साथ, जल्दी जल्दी पढ़ो। The concentration of decision making authority is called centralization, whereas its dispersal among more than one person is known as, very good. This principle states that there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with the manager's retention to final authority through centralization. कहते हैं कि एक बैलेंस बनाओ, कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज कर दो सबॉर्डिनेट को, और कुछ चीजें सेंट्रलाइज रखो, अपने पास फाइनल अथॉरिटी रखो, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं सेट नंबर 5 पे। केस स्टडी है हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कोई और नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ऑप्शन में नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। Also explain another principle suggested by Taylor, which is an extension of the principle identified above. ठीक है, देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी हैज बीन स्ट्रगलिंग विद द persistent issue of workers making unreasonable demands. केस स्टडी भी पढ़ लिया करो मेरे साथ, थोड़ी मेहनत कर लो अगर मैं इतनी कर रही हूँ तो, है ना। And going on strikes frequently. The management expert analyzed the situation, suggested that the company should resolve the issue by following Taylor का principle of scientific management. जिस principle में suggest करा गया एक पूरी mental revolution. It emphasizes that prosperity of the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity of employees. कहते हैं भैया कि अगर अकेली मैनेजमेंट कुछ करना चाहे नहीं कर सकती, अगर एम्प्लॉयज अकेले कुछ करना चाहे नहीं कर सकती, अगर तुम सिर्फ अपना भला देखो, एम्प्लॉयज को भाड़ में जाने दो, तो तुम भी अपना भला नहीं करवा सकते। बायजूस कंपनी का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बायजूस के जो एम्प्लॉयज थे उनको सैलरी नहीं मिलती थी, वो बहुत ज्यादा तंग हो चुके थे, उनको इतना क्या बोलेंगे, इरेशनल, मतलब इरियलिस्टिक, इतने इरियलिस्टिक गोल्स दिए जाते थे बायजूस के द्वारा अपने एम सेल्स टीम को, अपने एम्प्लॉयज को, कि एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ठीक है। तो उससे ऑब्वियसली कंपनी का डाउनफॉल हो गया, कंपनी बंद हो गई, ठीक है। सो अगर तुम अपने एम्प्लॉयज का भला नहीं करोगे, सिर्फ अपना सोचोगे, तो मैनेजमेंट भी जो है, कंपनी भी जो है, उसका भी जो है भला नहीं हो सकता, उसकी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। तो हमें कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या बोला गया कि कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, इसमें हमें बोला गया कि जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला जो प्रिंसिपल है उसकी यहाँ बात हो रही है, क्योंकि एक तो मैं क्लियरली वर्ड ही दे दिया, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन वर्ड यूज ही किसमें होता है, इसमें होता है, ठीक है। तो इससे क्लियर तो भैया और कोई आपको बता नहीं सकता ना कुछ, ठीक है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात हो रही है भैया कि सब लोग मिलके काम करो, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करो, हार्मनी लेकर आओ, लड़ाइयां मत करो, ठीक है। तो हार्मनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में एंड मैनेजमेंट के बीच में। पढ़ो मेरे साथ, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। दोनों को पता होना चाहिए कि दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देयर शुड बी कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, एंड द वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, ठीक है। पूरा एक मेंटल रेवोल्यूशन लेकर आओ दोनों की ही
पार्ट में। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स, एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस द चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। कहती है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो मैनेजमेंट अपने पास ना रखे, एम्प्लॉइज के साथ शेयर करो यार, एम्प्लॉइज को दो ना अपने प्रॉफिट का हिस्सा। एम्प्लॉय खुश होगा तो तुम्हारे लिए ही काम करेगा और प्रॉफिट लाने में काम करेगा। और जो एम्प्लॉय है उसको भी समझना पड़ेगा कि अपनी छुट्टी छुट्टी मत देख, कंपनी का भला कर, कंपनी के भले में ही तेरा भला है। तो एम्प्लॉय भी अच्छा सोचे, कंपनी भी अच्छा सोचे, हार्मनी लाओ, लड़ाइयां मत करो। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेट करो, अपना अपना मत सोचो, मुझे मेरा प्रॉफिट, मुझे मेरी सैलरी, मेरा घर, मेरा ये नहीं। कोऑपरेट करो, पूरी कंपनी का सोचो। मतलब तुम सोच के देखो, अगर पूरी कंपनी का ही फायदा हो जाए तो एम्प्लॉयज का भी तो होगा, मैनेजमेंट का भी तो होगा, सबका होगा। ठीक है, देखो कंपनी कभी भी अकेले बड़ी नहीं बन सकती, कोई कंपनी नहीं है। कंपनी बड़ी तब बनती है जब उसके अंदर जो लोग होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी अकेले दो लोग मिलके बड़ी नहीं बना सकते। बड़ी कंपनी बनाने के लिए 200 2000 लोगों की टीम लगती है। ठीक है, दो लोग मिलके नहीं बना सकते। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी बनानी है तो 2000 लोग मिलके अगर कर रहे हो, अपना अपना मत सोचो, सबका भला सोचो। ठीक है, कंपनी बड़ी होगी, सबका प्रॉफिट होगा, सबका फायदा होगा। ठीक है, तो पढ़ो मेरे साथ। दिस प्रिंसिपल emphasize that there should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. Competition should be replaced by cooperation and both the management and the workers should realize that they need each other. ठीक है, कंपटीशन की जगह क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़े। फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स पूछे हैं, जनरल गाइडलाइंस एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। जनरल गाइडलाइंस तो आई थिंक मैंने आपको समझा ही दिया था पहले पेज पे, कि स्पेसिफिक नहीं है कि यही डेबिट करो यही क्रेडिट करो, जनरल है कि भाई अगर काम अच्छे से करना है, स्पेशलाइजेशन लानी है तो डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। अब डिवीजन ऑफ वर्क हर कंपनी अपने तरीके से करेगी। ठीक है, हर कंपनी का डिवीजन ऑफ वर्क करने का तरीका अलग होगा, पर हमने इतना बोल दिया कि स्पेशलाइजेशन लानी है तो छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांट दो। अब हर कंपनी का टुकड़ा अलग होगा। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइन से स्पेसिफिक नहीं है। पढ़ लो जरा मेरे साथ, बोलो ऊंचे बोलो। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक एंड रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तो हर बिजनेस की सिचुएशन अलग है, हर बिजनेस अपने हिसाब से डिवीजन ऑफ वर्क करेगा। ठीक है, फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स है ना वो मुझे ये बताने में मदद करते हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ, अगर मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी तो क्यों करी, उसका रीजन क्या था। अगर रीजन पता चलेगा तभी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अगर रीजन ही पता नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। सो दैट इज वाई प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताते हैं। पढ़ो मेरे साथ। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट so that they can be used in similar situation in a large number of cases. ठीक है, the principle of management are less than perfect since they mainly apply to human behavior. कहते हैं जो principle of management है वो human behavior पे apply करते हैं and in real life situations are not identical, so accurate cause and effect relation may be difficult to establish. कहते हैं कि जो cause and effect relationship establish करने में मदद तो करते हैं but हाँ बहुत ज़्यादा effective नहीं होता, क्योंकि human behavior पे depend करते हैं ना ये management, तो कि management कैसी होगी वो human behavior से link होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, but हाँ cause and effect काफ़ी बार अप्लाई हमें ढूंढने में मदद करते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क समझा चुकी हूं मैं, यूनिटी ऑफ कमांड समझते हैं, इंपॉर्टेंस पूछी गई है, इंपॉर्टेंस की तो हम बात कर चुके हैं, चलो ये दोबारा से देखेंगे, ये तो सेम ही कर चुके हैं है ना। यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी भी पढ़ चुके हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड ही समझना है इसमें। अब देखो जैसे जैसे 5-6 सेट हमारे निकल चुके हैं, बस ऑलमोस्ट एक आधा सेट बचा है, तो क्वेश्चन रिपीट होने लग गए हैं। तुम समझ रहे हो कि यही सेम क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे, समझ रहे हो, इतने कम सेट ऑफ क्वेश्चन है पर चैप्टर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कमांड में क्या बोलता है भैया कि एक अकेला ही लीडर होना चाहिए जो एक वक्त पे एक बंदे को कमांड दे। अगर एक वक्त पे दो लोग एक ही बंदे के सिर पे चढ़ गए तो वो बेचारा जो है इतना भार सहन नहीं कर पाएगा, उसको जो है प्रॉब्लम होगी, इसको समझ नहीं आएगा कि मैं इसकी सुनूं या इसकी सुनूं, ये बोलेगा पहले मेरी सुन, ये बोलेगा पहले मेरी सुन, ये बेचारा समझ नहीं पाएगा कि मैं इसकी सुनूं या इसकी सुनूं, तो इन दोनों में भी आपस में लड़ाई होगी कि मेरा काम मेरा काम। ठीक है, ये भी अच्छे से काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम होगी। बट अगर एक एक टाइम पे एक ही बंदा
काम दे तो सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं जल्दी से। The principle of unity of command states that each employee should receive the orders from and be responsible to only one superior. ठीक है, there should be one and only one boss for every individual employee. It represents confusion regarding task to be done. It prevents confusion regarding task to be done. एक ही बॉस होना चाहिए हर एम्प्लॉय का, ठीक है। चलो ये तो हमने पहले भी कर लिया था, ठीक है। सेट नंबर 6 आ गया। एजर्शन रीजन आया हमारे पास। एजर्शन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस टू एक्शन। सही बात है। डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड, हाँ ये कोई हमें रेडीमेड सोल्यूशन नहीं बताती है, तो हाँ सही बात है, ये तो हमने अभी पढ़ा है कि जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं बताते, तो एजर्शन इज ट्रू, ये वाली ऑप्शन कट गई। रियल बिजनेस सिचुएशन आर नीदर कॉम्प्लेक्स नॉट डायनामिक एंड आर नॉट द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। ये तो गलत है भैया, ऐसा तो नहीं है। रियल बिजनेस सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, डायनामिक भी होती है, एंड दे आर रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। तो हमारा रीजन फॉल्स है, एजर्शन ट्रू है, तो मेरा सीधा सी जो है वो आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट विच एम्फसाइज ऑन ओबीडियंस। ओबीडियंस का तो भैया सीधा सीधा एक ही आंसर है, डिसिप्लिन। ओबीडियंस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट चाइल्ड, ठीक है। रूल्स हमें सुनने हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह हमें देखने हैं, तो डिसिप्लिन की बात यहाँ हो रही है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या था? हमने 8 अलग अलग फोरमैन्स बनाए थे, ऑपरेशनल मैनेजर्स है ना, लोअर लेवल मैनेजर्स बनाए थे 8 अलग अलग, हर चीज के लिए अलग अलग है ना, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, दिस दैट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट एडवोकेट सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये सही है। 4 एग्जीक्यूशन वाले थे, 4 प्लानिंग वाले थे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, ये सब एग्जीक्यूशन में आते थे। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर वर्क अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज, ये प्रोडक्शन वाली साइड काम करते हैं, सही बात है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड टू द शॉप फ्लोर, ये गलत है, ये यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट है, यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सटेंशन नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता था कि एक बंदे को एक ही सीनियर से ऑर्डर मिले, ये उसके अगेंस्ट है। ये इसने 8 सीनियर बना दिए जिनसे ऑर्डर मिलेंगे लेबर को, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट है, एक्सटेंशन नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ईच वर्कर टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन, हर एक वर्कर को 8 लोगों से ऑर्डर लेने पड़ेंगे, ठीक है, 4 प्लानिंग के और 4 एग्जीक्यूशन के, तो ये भी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन सी। रुशील ने अपना सैलून खोला, पढ़ते हैं, केस स्टडी है, पढ़ो मेरे साथ। उसने ऑब्जर्व किया जो एम्प्लॉइज थे वो सैलून को लीव कर रहे थे। द मैनेजर रिपोर्टेड दैट क्वाइट ऑफन, बहुत जल्दी जल्दी लोग लीव कर रहे थे एम्प्लॉइज। स्टाइलिस्ट ने बोला कि भैया ऐसा क्यों है? द हेयर स्टाइलिस्ट वाज आस्क्ड to do the work of a makeup artist. The manager also added that there was neither any fixed place for hair care nor for the employees. उन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉइज है वो बहुत जल्दी जल्दी छोड़ रहे थे, जो हेयर स्टाइलिस्ट था उसको मेकअप आर्टिस्ट का काम दिया जा रहा था, और कोई भी फिक्स्ड जगह नहीं थी किसी भी चीज की, ना तो एम्प्लॉइज की ना तो सामान की। इसमें 2 प्रिंसिपल्स की बात करी गई है जो कि यहाँ फॉलो नहीं हो रहे हैं। एक तो हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर का, कि कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत क्लियरली बोला जा रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का, एम्प्लॉय टर्नओवर की बात करी जा रही है कि एम्प्लॉय बहुत जल्दी छोड़ के जा रहा है। तीसरा जो मुझे इसमें एक और समझ आ रहा है इस लाइन से, कि वो है डिवीजन ऑफ वर्क, कि यहाँ पे काम का डिवीजन भी अच्छे से नहीं करा गया है, किसी को भी किसी का भी काम चिपका दिया जाता है। तो ये मुझे लग रहे हैं कि 2-3 प्रिंसिपल होने चाहिए। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि भैया किसी का काम कोई और करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। भैया मैं हूँ अकाउंट्स पढ़ी तो मैंने भी है, अकाउंट्स में मेरे भी फुल ऑन फुल मार्क्स थे, पर अगर मैं टीचर ही बिजनेस स्टडीज की तो मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगी। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कि भैया एम्प्लॉय बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे थे, तो तुम ऐसी कंडीशंस मत बनाओ कि एम्प्लॉय को छोड़ के जाना पड़े। एम्प्लॉय को स्टेबल रखने की कोशिश करो, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में संभाल के रखने की कोशिश करो, अच्छा पैसा, अच्छा एनवायरमेंट, रिस्पेक्ट, सब कुछ दो। एंड ऑर्डर, एवरीथिंग शुड बी एट इट्स राइट प्लेस एंड देयर शुड बी राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, मतलब हर चीज अपनी सही जगह पे होनी चाहिए, और एक सही जगह बना के रखो हर चीज की। मतलब सबसे पहले तो मेरे को एक पर्टिकुलर एरिया बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर कपड़े ही रखे जाएंगे, और फिर कपड़ों को उस जगह पे रखो, ठीक है। पहले जगह बनाओ सही, और फिर उस जगह पे सही सामान को रखो, ये बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में, ठीक है। स्टेट दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एट इट्स राइट प्लेस।
ठीक है। इफ देर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, और हर चीज अगर वहां पे है तो एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा। आखिरी सेट है सेट नंबर 7, एमसीक्यू कोई है नहीं, एक ही क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है इसमें, बस 31 क्वेश्चन है, हाँ ठीक है एक ही होगा। चलो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब समझा चुकी हूँ, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड समझा चुकी हूँ, डेवलपमेंट समझा चुकी हूँ। अरे वाह, मेरी छुट्टी जल्दी हो जाएगी, एक क्वेश्चन कम समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स, यूनिवर्स फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझाने हैं। मतलब तुम देखो सेट नंबर 7 में फिर से हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पूछे ही नहीं, ठीक है। एंड तुमने नोटिस किया होगा मोस्टली हर सेट में जो है यही साइंटिफिक मैनेजमेंट के पूछे ज्यादा जा रहे थे, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, जनरल गाइडलाइन। तो जनरल गाइडलाइन में समझा चुकी हूँ पहले, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में मैं बता चुकी हूँ। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है प्रिंसिपल्स, मतलब कि हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो सकते हैं, चाहे तुम्हारा छोटा बिजनेस है या करोड़ों का है, चाहे भारत में रहते हो चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे आईटी का बिजनेस है, चाहे छोटी सी तुम्हारी किराने की दुकान है, चाहे तुम्हारा मेकअप का बिजनेस है या खाने का बिजनेस है, हर जगह सेम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। So the principle of management are intended to apply to all types of organization, business as well as non-business, small as well as large, etc. However, the extent of the applicability would vary with the nature of organization, business activity, scale of operation, etc. ठीक है। However, कितना अप्लाई कर सकते हो वो अलग अलग बिजनेस में डिपेंड करेगा, बिजनेस के ऊपर, पर अप्लाई हर जगह हो जाएंगे। यहाँ पर भैया होती है मेरी और तुम्हारी छुट्टी, तुम करो पढ़ाई, तुम करो रिवीजन, मैं करूंगी थोड़ी सी ऐश, थोड़ी सी रेस्ट, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ भाई बोल बोल के। अब तुम मुझे बताओ तुमने बोला है मेरे साथ कि नहीं बोला, कमेंट सेक्शन में बताना जरा। और अगर यहाँ तक सुन लिया तो डन भी लिख देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि भाई तुम भी मेरे साथ बैठे थे 45 मिनट्स, मैंने अकेली ने स्ट्रगल नहीं किया, तुमने मेरे साथ स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई टू योर आंसर्स टू योर डाउट्स, ठीक है। जो एमसीक्यू मैंने एक दिया था उसका एमसीक्यू का आंसर जरूर लिख के जाना कमेंट सेक्शन में, एंड कुछ अच्छा लगे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। पूरी सीरीज फॉलो करना, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, हर चीज फॉलो करना अच्छे से। हम मिलते हैं कल की वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।